Good morning, sir. Yes, good morning. Okay, good morning to all. Listen, without roll number जितने भी होंगे ना, I'll remove them. Nikita, Madhur Kabra. And every day I don't know कि मुझे क्यों आपको इंस्ट्रक्ट करना पड़ता है एक ही चीज. अभी मैं बाकी सारे टीचर्स को भी बोल दूंगा कि विदाउट रोल नंबर जो भी लोग लॉग इन करेंगे विल सिंपली रिमूव देम विदाउट एनी वार्निंग, बिकॉज एवरी टाइम हर एक सेशन में वार्निंग देने की आई डोंट थिंक देयर इज अ रिक्वायरमेंट. उतना तो आपके अंदर दिमाग होना चाहिए. ओके, देखो बेटा, क्वेश्चन 14. Chirag, Jigar and Keshav are partners sharing profit loss in the ratio of 3:2:1. Balance sheet of their firm as on 31st 3 2016. ठीक है, देखो बैलेंस शीट में तो कुछ अलग है नहीं. फर्स्ट एडजस्टमेंट, देखो वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 20%. सो लैंड बिल्डिंग को टिक करो. मशीन इज वैल्यूड एट 90%, तो मशीन पे टिक करो. मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, सो इन्वेस्टमेंट. बैड डेट रिजर्व, सो डेटर्स और बैड डेट रिजर्व दोनों पे टिक करो. गुडविल ऑफ द फर्म, ठीक है, फिर वो टिक नहीं करना है. 2000 आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरी, वो भी टिक नहीं करना है. और जो लास्ट वाला एडजस्टमेंट है वो कैपिटल का एडजस्टमेंट है, सो उसमें भी कोई भी अकाउंट हम टिक नहीं करते. अब स्टार्ट ट्रांसफरिंग अकाउंट्स. देखो पहला कैपिटल, $30,000, $20,000, $10,000.
जनरल रिजर्व क्या रेशियो बेटा देखो तो 3:2:1 3000 2000 1000 then creditors land building 50,000 machine investment stock स्टॉक में एडजस्टमेंट है बेटा देखो ना मैं भूल गया नहीं सर नहीं सर free debtors बैड डेट रिजर्व हम बाद में लिखेंगे और कैश का बैलेंस कैश अकाउंट में ओके बेटा यहां तक किसी को कोई डाउट सी अभी मैंने 2 स्टूडेंट्स को रिमूव किया है दोज हु वर विदाउट रोल नंबर ओके बेटा एनी डाउट टिल दिस पॉइंट नो सर नो सर ओके देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 20%। तो ये तो सिंपल है 20% लैंड और बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज कर दे अब 20% इंक्रीज करना है तो 50,000 का 20% 10,000 और इंक्रीज किया सो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड देन सेकेंड मशीन इज वैल्यूड एट 90% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। अब देखो इसमें ऐसा नहीं लिखा है कि मशीन का वैल्यू इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ ऐसा लिखा है मशीन इज वैल्यूड एट 90%। एट 90% का मतलब होता है कि उसका वैल्यू 90% हो गया तो बोलो कम हुआ कि ज्यादा हुआ कम हुआ कम हुआ कितना कम 2000 2000 हाँ मतलब परसेंटेज के टर्म्स में देखने जाओ तो 10% कम हुआ बिकॉज जो ओरिजिनल वैल्यू होता है वो ऑलवेज क्या होता है 100%। अब 100% की जगह उसका वैल्यू कितना हो गया 90%। मतलब आई कैन से 10% उसका वैल्यू क्या हो गया रिड्यूस। सो मशीन में से 10% माइनस
और 10% रिड्यूस हुआ, सो रिवैल्यूएशन डेबिट साइड। सर ये लैंड और बिल्डिंग में 10,000 आएगा ना? लैंड, डिवैल्यूएशन अकाउंट। यस हाँ हाँ 10,000, सॉरी करता हूँ बेटा। वहां तो मैंने 10,000 ही माइनस किया था ना, वहां बराबर था, प्लस किया था, सॉरी। ओके नेक्स्ट, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 150% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। अब वहां पर 90% था, तो हमने कंसिडर किया कि वैल्यू रिड्यूस हो गया। अब यहां लिखा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 150% हो गया, तो बोलो इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? इंक्रीज इंक्रीज हुआ। कितना इंक्रीज हुआ? 50%। 5,000 बेटा 50%. परसेंटेज के टर्म्स में पूछो, परसेंटेज के टर्म्स में कितना इंक्रीज हुआ? 50%. 50%। एग्जैक्टली, ओरिजिनल वैल्यू 100% है, उसकी जगह 150% हो गया, सो 50% उसका वैल्यू क्या हुआ? इंक्रीज। अब 10,000 का 50% होगा 5,000। अब इंक्रीज हुआ, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड। ओके, bad debt reserve on debtors is to be reduced by 5%. इसका मतलब क्या हुआ? जो ओरिजिनल बैड डेट रिजर्व है उससे और 5% आपको बैड डेट रिजर्व रिड्यूस करना है। ऐसा नहीं लिखा है रिड्यूस्ड टू 5%। रिड्यूस्ड टू 5% होता ना तो मैं क्या समझता कि 5% करना है, मतलब 5% हमें कंसीडर करना है। इसमें लिखा है टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%, मतलब जो ओरिजिनल ऑलरेडी बैड डेट रिजर्व है उसमें भी 5% हमें क्या करना है? रिड्यूस। तो देखो ये जो ऑलरेडी बैड डेट रिजर्व है वो 2,000 है, देखो दिख रहा है आपको? बोलो ये कितने परसेंटेज होगा? 10%। देखो ये ओरिजिनल जो बैड डेट रिजर्व है दैट इज 10%। अब यहां लिखा है रिड्यूस्ड बाय 5%, मतलब हमें 10% की जगह 10% में से 5% रिड्यूस कर दो, तो बोलो 5% होगा, यस और नो? Yes, sir. अब यहां कोइंसिडेंटली क्या है कि रिड्यूस भी 5% करना है और रिड्यूस होने के बाद भी जो आया वो 5% आया। तो मैनी टाइम्स बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि बाय लिखा हो या टू लिखा हो 5% है, बट ये चेंज कब हो जाता है? सपोज इमेजिन करो इंस्टेड ऑफ 5%, अगर ऐसा लिखा होता बैड डेट रिजर्व इज रिड्यूस्ड बाय 6%, तो बोलो नया बैड डेट रिजर्व कितना होता? 1000 नहीं, परसेंटेज के टर्म्स में पूछ रहा हूँ बेटा। 4%. 4%। 4%। यस 4% होता है। तो ये डिफरेंस समझने का ट्राई करना। रिड्यूस्ड टू का मतलब होता है वो जो परसेंटेज लिखा है वो नया बैड डेट रिजर्व है, एंड व्हेन इट इज रिटन रिड्यूस्ड बाय दैट मींस जो ओरिजिनल बैड डेट रिजर्व का परसेंटेज है वो आपको फाइंड करना पड़ेगा। अब यहां तो सीधा सीधा दिख गया कि 20,000 का 2,000, अब ये 10% हुआ, और जो नया बैड डेट रिजर्व है वो और 5% रिड्यूस करना है, सो 10 में से 5 माइनस हो जाए तो नया बैड डेट रिजर्व कितना आएगा? 5%। अगर 5% की जगह ऐसा लिखा होता है रिड्यूस्ड बाय 6%, देन इन दैट केस द न्यू बैड डेट रिजर्व वुड बी 4%। क्लियर हुआ बेटा सबको? यस सर। सो नाउ अब जो मैं न्यू बैड, ओके, अब जो मैं न्यू बैड डेट रिजर्व रखूंगा
वो 20,000 का 5%, तो बोलो 1,000 होगा। अब ओरिजिनली 2,000 था, 2,000 का मैंने 1,000 कर दिया, तो बोलो कहाँ दूसरी और कौन सी साइड इफेक्ट आएगी? Revaluation account credit side. Credit side. यस, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड। सो मेक श्योर जो भी इंफॉर्मेशन है ना, आप लोग प्रॉपरली उसको पढ़ना। अगर रीड नहीं करोगे ना प्रॉपरली तो कंडीशन पता ही नहीं चलेगा। एनी डाउट इन दिस एडजस्टमेंट? No, sir. No, sir. Okay, now next. Goodwill of the firm is valued at 36,000. अब ध्यान से देखो, ये पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी न्यू रेशियो क्या है वो लिखा हुआ नहीं है। सो अगर न्यू रेशियो ना लिखा हो तो गेन रेशियो को कैसे मैं फाइंड करूंगा? कि फाइंड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा। देखो, केशव रिटायर हो रहा है और ये उनका रेशियो है 3:2:1। तो जो चिराग और जिगर बचेंगे उनका न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? आंसर मी। 3:2. 3:2. 3:2. और उनका जो गेन रेशियो होगा वो क्या होगा? 3:2. 3:2. गेन रेशियो भी क्या होगा? 3:2। इसमें किसी को डाउट है बेटा तो मैं क्लियर करवाऊं वापस। वैसे मैंने समझाया था कि गेन रेशियो इसका 3:2 होगा। नहीं डाउट टू एनीवन? बिकॉज इसमें कोई कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। द सिंपल आंसर, when nothing is specified about gain and when new ratio is not given, then old ratio would be considered as a gain ratio. But when I say old ratio, तो सिर्फ वही पार्टनर का old ratio जो पार्टनर्स बच गए, रिटायर हुआ, उसके अलावा। तो गुडविल की जर्नल एंट्री में नहीं लिखता हूं। आई वांट कि मैं आपको डायरेक्टली उसका इफेक्ट समझाऊं। देखो, जो पार्टनर रिटायर हो गया, कौन रिटायर हुआ? केशव, उसका रेशियो होगा 1/6। अब गुडविल का वैल्यू है 36,000। 36,000 का 1/6 कितना होगा? आंसर में 6,000. 6,000। 6,000. वेरी गुड। तो 6,000 जितना बेनिफिट केशव को मिलना चाहिए, तो केशव का अकाउंट क्रेडिट करेंगे 6,000 और बाकी दो बचे पार्टनर केशव और चिराग और जिगर, उनका अकाउंट डेबिट करेंगे 3:2। तो 6,000 को 3:2 में डिवाइड करो। 3,600, 3,600, 3,600 और 2,400। 2,400. यस बेटा। तो ये जो गुडविल का अमाउंट केशव में क्रेडिट करना था वो चिराग और जिगर में मैंने डेबिट कर दिया और यहां लिखूंगा अगर आपको ऐसे डायरेक्टली इफेक्ट देना ना पाए तो आप एंट्री लिखना और बाद में उसको पोस्ट कर देना। अब केशव में मैं 6,000 क्रेडिट करूंगा बट इन 2 पार्ट। 3,600 जाएगा चिराग में और 2,400 ट्रांसफर करूंगा जिगर। Any doubt in this adjustment? No, sir. Okay, now moving to next. 2,000 is outstanding for salary payable to an employee. ये तो बहुत सिंपल है। 2,000 पे करना बाकी है, सो वो हमारा लायबिलिटी हो जाएगा। सो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, एंड दिस इज वन टाइप ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी
सो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड, तो पहले मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड लिख देता हूँ, आउटस्टैंडिंग सैलरी and second effect would be liability side of balance sheet. Okay. Now last. अब से यही एक चीज ऐसी है हर एक क्वेश्चन में जो मेन हमें समझना है, बाकी ऑलमोस्ट सारी चीजें इजी है और आपको आता है. चिराग एंड जिगर will bring necessary amount in cash in such a manner that amount due to Keshav is to be paid in cash and balance of cash may remain in the firm as working capital of rupees 14,000 and their capital in the new firm become proportionate to their new profit and loss sharing ratio. बहुत सारी चीजें एक साथ लिखी हुई है, मैं आपको वन बाय वन ब्रेक करके समझाता हूं. देखो मैं फिर से पढ़ता हूं. चिराग एंड जिगर विल ब्रिंग नेसेसरी अमाउंट इन कैश in such a manner that amount due to Keshav is to be paid in cash. बस यहां तक समझाता हूं. जो पार्टनर रिटायर होगा, कौन रिटायर होगा? केशव. तो केशव का जो ड्यू अमाउंट है, इतना मैंने पढ़ा, मुझे बताओ केशव का ड्यू अमाउंट है, हमें कैसे उसका अकाउंट सेटल करना है, कैश देके या लोन रख के? कैश. ओके, सो आप अभी एटलीस्ट पढ़ के इतना तो आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो पार्टनर रिटायर होगा उसका ड्यू अमाउंट या तो कैश में ट्रांसफर करना है या लोन में ट्रांसफर करना है. यहां पर क्लियरली लिखा है टू बी पेड इन कैश, तो वो कैश में पे करना है, ये चीज समझ गए. और ये कैश लाएगा कौन? चिराग एंड जिगर. अब मैंने आपको इससे पहले भी एक चीज समझाई थी कि जब भी कैश लाना होगा तो आपको दो कंडीशन दी हो सकती है, दो में से कोई एक. या तो ऐसा लिखा होगा कि कौन कितना कैश लाएगा, या तो ऐसा लिखा होगा कि कौन कितना कैपिटल मेंटेन करेगा. पूरा एडजस्टमेंट पढ़ के मुझे ये बताओ, इसमें कौन कितना कैश लाएगा वो लिखा हुआ है या कौन कितना कैपिटल मेंटेन करेगा वो लिखा हुआ है? पढ़ो और आंसर में. कौन कितना कैपिटल मेंटेन करेगा? देखो, कैपिटल इन न्यू फर्म प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो. ये मैंने आपको क्यों क्वेश्चन पूछा कि अगर ऐसा लिखा हो ना कि कौन कितना कैपिटल मेंटेन करेगा, तो आपको वो क्लिक हो जाना चाहिए कि इसका कैलकुलेशन वो रिवर्स होगा. रिवर्स मतलब पहले हम असेट्स बैलेंस शीट सॉल्व करेंगे और बैलेंस शीट की हेल्प से हम कैपिटल फाइंड करेंगे. कब ऐसा करना? अगर ऐसा लिखा हो कि कौन कितना कैपिटल मेंटेन करेगा, तो ये चीज समझ गए. बट इसमें एक और एडिशनल चीज लिखी हुई है. इससे पहले मैंने ऐसे दो क्वेश्चंस करवाए थे, उसमें मैंने आपको ऐसा समझाया था कि कैश का बैलेंस चेंज नहीं होगा, जो ओपनिंग बैलेंस है वही क्लोजिंग बैलेंस होगा. बट यहां पर कैश का बैलेंस चेंज हो जाएगा, बिकॉज देखो आगे ये क्या लिखा हुआ है, बैलेंस ऑफ कैश में रिमेन इन द फर्म एज वर्किंग कैपिटल. अब ये वाला जो पोर्शन है ना, सपोज मैं इसको बाद में समझा के निग्लेक्ट करता हूं, इतना ही मैं पढ़ू ना, बैलेंस ऑफ कैश रुपीज 14,000, मतलब आपको कैश का बैलेंस 14,000 रखना है. इसका मतलब क्या हुआ कि आपको कैश का बैलेंस 14,000 रखना है. देखो ओरिजिनली ओपनिंग बैलेंस कितना है कैश का? 2,000. इससे पहले जो दो क्वेश्चंस किए थे ना, उसमें कैश से रिलेटेड कोई कंडीशन नहीं थी कि कैश का बैलेंस कितना रखना है. सो मैंने आपको ऐसा एक्सप्लेन किया था कि जो ओपनिंग बैलेंस है ना उसी को क्लोजिंग बैलेंस कंसीडर करो. बट यहाँ ऐसा नहीं है, आपको कैश का क्लोजिंग बैलेंस कितना रखना है? 14,000. अब ये जो लिखा हुआ है ना वर्किंग कैपिटल, तो दैट इज नथिंग. जो कैश का आपके पास बैलेंस होता है ना, उसका दूसरा नाम ही वर्किंग कैपिटल होता है. इतना याद रखो, वर्किंग कैपिटल इज नथिंग
the amount of cash balance which we have in as a cash balance. तो जैसा हमने इससे पहले सम सॉल्व किया था ऑलमोस्ट वैसा है. द ओनली वन डिफरेंस इज दैट इसमें कैश का बैलेंस अलग चेंज हो जाएगा, उसमें चेंज नहीं हुआ था, बाकी कुछ भी अलग नहीं है. अब ये एडजस्टमेंट सॉल्व करने से पहले एज वी नो कि पहले हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा. सो लेट मी क्लोज. चलो बेटा बताओ. $16,000. 16,000 क्रेडिट साइड का टोटल 60 माइनस 4, सो डिफरेंस आएगा 12,000. चिराग, जिगर, केशव करा दो डिस्ट्रीब्यूट बेटा. 6,000, 4,000, 4,000, 2,000, 4,000, 2,000. 6,000, 4,000, 2,000. इतना लिख दो, फिर आगे समझाता हूं. ओके, अब मुझे ये बताओ, जो पार्टनर रिटायर होगा उसका अकाउंट कैसे सेटल करना है, कैश में या लोन में? कैश. ओके, तो केशव का बेटा क्रेडिट साइड का टोटल करो, कितना होता है? 19,000. 19,000. ओके, अब डेबिट साइड तो कुछ है ही नहीं, तो ये पूरा का पूरा उसका ड्यू अमाउंट हो जाएगा. और ये हमें सेटल करना है किस में? कैश अकाउंट में. ये क्लियर हुआ बेटा सबको? Yes, sir. ओके, अब ये उसको कैश में पे करना है, सो मैं कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड लिखूंगा. डन. सो ऑलवेज देखो, अगेन मैं एक चीज रिपीट करता हूं. सबसे पहले जो पार्टनर रिटायर हो जाए ना, उसका कैपिटल अकाउंट सॉल्व करना. कभी भी ये गलती ना हो जाए कि वो रिमेनिंग पार्टनर्स पहले सॉल्व हो गए और रिटायरिंग पार्टनर का बाकी रहा. ऑलवेज यू हैव टू कंप्लीट द रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फर्स्ट. अब आई वापस जाता हूं ये एडजस्टमेंट पे. Chirag and Jigar will bring necessary amount in cash in such a manner that the amount due to Keshav is to be paid in cash. ठीक है, ये देख लिया हमने. And balance of cash रखना है 14,000. इसका मतलब यहां पर जो हम कैश का बैलेंस रखते हैं ना, जो इससे पहले हमने क्या किया था कि 2,000 था तो 2,000 ही रखा था, बट यहां रखना पड़ेगा 14,000. ये एक अकेली चीज इसमें ऐसी है जो अलग है, जो पहले के दो सम्स थे. अब ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस 14,000 है, सो व्हाट आई विल डू, मैं यहां पर भी कैश का बैलेंस कितना रखूंगा? 14,000. इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. अब सिंपल है,
जैसे पहले सॉल्व किया था, अगेन आई एम रिपीटिंग कि कब ऐसा रिवर्स कैलकुलेशन करना, जब आपको क्वेश्चन में कैपिटल का रेशियो लिखा हुआ हो, तब ये रिवर्स कैलकुलेशन होगा। एंड वी डोंट नो टोटल कैपिटल। करो असेट साइड का टोटल। 1,36,000. और कैपिटल टोटल कितना होगा? 90,000. 90,000। ओके। अब ये जो न्यू कैपिटल है उनके न्यू रेशियो में लिखना है। बताओ न्यू रेशियो क्या होगा? ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। 3:2 3:2 बिकॉज न्यू रेशियो लिखा हुआ नहीं है, सो न्यू रेशियो वुड बी इक्वल टू ओल्ड रेशियो। 54,000. 54,000. 36,000. 36,000. और चिराग और जीकर आएगा। अरे हाँ यार, ऐसे ऐसे मिस्टेक कैसे हो जाती है? अब ये उनका क्लोजिंग बैलेंस है, तो यहाँ लिख दो कैपिटल अकाउंट में। करो बेटा चिराग और जीगर को क्लोज। चिराग का डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, बताओ कितना है? 57600. और डिफरेंस बताओ। $18,600. 18,600. बोलो ये डिफरेंस कौन से अकाउंट में जाएगा? आंसर में। कैश अकाउंट डेबिट साइड. हाँ नहीं, कैश अकाउंट डेबिट साइड, बट यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं? कैश अकाउंट। अब जिगर का भी डेबिट साइड का ही टोटल ज्यादा है। करो जिगर का 38400. 38,400। और उसका डिफरेंस भी कैश में है, तो बताओ। 12,400. 12,400. ठीक है, सो हमें पता चल गया कि कौन कितना कैश लाएगा। चिराग लाएगा 18,600 और जिगर लाएगा 12,400। 1,400. अब ये मैं डेबिट साइड लिख देता हूं कैश अकाउंट की, 18,600 और 12,400। अब देखो नॉर्मली हम जो सम सॉल्व करते हैं ना, तो हमें कैसे पता चलता है राइट है कि रॉन्ग? हमारा बैलेंस शीट टैली हो जाता है। अब यहाँ पर तो पहले से हमने बैलेंस शीट को तो टैली कर दिया है, तो ऐसे क्वेश्चन में अगर आपका कैश अकाउंट टैली हो जाता है ना, दोनों साइड का टोटल सेम, तो समझो कि आपका कैलकुलेशन राइट है। कैश का बैलेंस तो फाइंड करना ही नहीं, बिकॉज पहले से हमने लिख दिया है, तो आपका दोनों साइड का टोटल सेम होना चाहिए। बोलो है सेम दोनों साइड का टोटल? 33,000 दोनों साइड. 33,000. राइट। तो आप ये चीज याद रखना कि जब भी ऐसा रिवर्स कैलकुलेशन हो, तो आपका कैश अकाउंट का टोटल दोनों साइड सेम होना चाहिए, तो समझो कि आपका राइट है, मतलब आपको कैश अकाउंट टैली कर लेने का। क्लियर टू ऑल? Yes sir. Yes, sir. श्योर?
तो सी पूरा अगर आप क्वेश्चन ऑब्जर्व करोगे तो आई कैन से ऑलमोस्ट 95% चीजें आपको पहले से ही आती थी। 5% में भी मैं एक ही चीज मैंने आपको अलग सिखाई कि ये कैश का बैलेंस इसमें चेंज करना था, पहले चेंज नहीं करना था। कब चेंज करने का? लिखा हो तो चेंज करने का, ना लिखा हो तो नहीं करने का। जो लिखा है वो करना है, और तो कुछ तो घर का करना है नहीं, बरोबर? कोई डाउट बेटा किसी को? Yes, any doubt to anyone? No, sir. No, sir. ओके, अब ऐसा सेम क्वेश्चन इलस्ट्रेशन में है। लेट मी चेक, कहां तक इलस्ट्रेशन किया आपने? अरे बोलो ना, कहां तक इलस्ट्रेशन की है? 90. 20 तक। ओके, इलस्ट्रेशन 23 शायद यस सेम यस, है। इलस्ट्रेशन 23। एक काम करो बेटा, इलस्ट्रेशन 23, एक सेकंड मैं ही आपको ओपन करके समझा देता हूँ। सेम ही है बट थोड़ा अमाउंट अलग है, इसलिए मैं समझा देता हूँ। देखो, इसका सिर्फ लास्ट वाला एडजस्टमेंट समझा देता हूँ। देखो, फिफ्थ वाला एडजस्टमेंट, amount due to E is to be paid in cash and cash balance of 1000 in the new firm is to be maintained। जैसे अभी क्या था, हमें 14,000 मेंटेन करना था, उसकी जगह पर यहां पर कितना मेंटेन करना है? 1000। For this purpose, F and G brought cash in such a way as to make their capital proportionate to their new profit and sharing ratio। बाकी सब चीज सेम है, आएगा आपको? बोलो। Yes, sir. So illustration 23 बराबर। और लिसन बेटा, मैंने कल फाइनल अकाउंट्स का टेस्ट कंडक्ट किया था, आपका अच्छा नहीं गया था, इसलिए मैंने सेकेंड टाइम कंडक्ट किया, तो भी ऑलमोस्ट 30 या 31 स्टूडेंट्स ने सिर्फ टेस्ट दिया। मतलब आप लोगों को क्या लगता है कि मतलब आप लोगों की एग्जाम नहीं होगी, ये साल कैंसिल हो जाएगा? मतलब ऐसा वहम हो ना बेटा दिमाग में, तो निकाल देना। आप जितना भी ये टाइम वेस्ट कर रहे हो, लेक्चर नहीं अटेंड करते हो या टेस्ट में नहीं अपेयर करते हो, एट द एंड आपका ही लॉस है और कोई पर्सन आपके लॉस को शेयर नहीं करने वाला है।